नमस्कार विद्यार्थियों। सांख्यिकी का जो हमारा सिलेबस है फर्स्ट ग्रेड में, उसमें हमारे पास आंकड़ों के बारे में यानी डेटा के बारे में जानकारी है। कुछ अलग अलग प्रकार के जो आलेख हैं, जैसे दंड आलेख है, आयत चित्र है, बारंबारता बहुभुज है, जो कि 9वीं 10वीं की किताबों में भी हमें मिलते हैं। इसके अलावा हमें मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक उसके बारे में जानकारी लेनी होती है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस प्रकार के ग्राफ हैं, ये सारणियाँ हैं। तो ये मेरे लिए व्हाइट बोर्ड पर बनाना बहुत मुश्किल काम था। देखिए इस प्रकार के ग्राफ, तो इन ग्राफिक्स को मैंने ठीक तरीके से यहाँ पर समझाने के लिए मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। और मैंने पूरी सांख्यिकी के आपके नोट्स बना लिए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन के आपके नोट्स बना लिए हैं, और ये नोट्स आपको पीडीएफ के माध्यम से एकदम आपके कोर्स के अंदर ही मिल जाएंगे। तो ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसकी भी और इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस की भी। तो यहाँ पर आप समझना, और ये क्वेश्चन करना बिल्कुल आसान है फर्स्ट ग्रेड में, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो। यदि इसको थोड़ा सा भी आप ध्यान से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आसान भाषा में मैंने इनको बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले हम बात करते हैं आंकड़ों की। डेटा किसे कहते हैं? वे तथ्य जिन्हें किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित कर एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपको डेटा आपने इकट्ठे कर लिए किसी भी रूप में, और उनको आपस में संबंधित करके पूर्व निश्चित उद्देश्य के लिए, मान लीजिए जनगणना के डेटा को इकट्ठा करता है। आप किसी शहर के अंदर पानी के सैंपल लेते हैं कि कहाँ पानी अच्छा है, कहाँ पानी खराब है, या कहीं पर आप बीमार व्यक्तियों की सूचना इकट्ठी करते हैं। किसी भी प्रकार के आप डेटा इकट्ठा करते हैं, वो आपके लिए आंकड़े कहलाएंगे। आंकड़े मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो है प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़े। यदि फर्स्ट टाइम कोई नए सिरे से आंकड़े इकट्ठे करता है तो वो प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। जैसे सरकार जनगणना के आंकड़े इकट्ठे करती है, आप विभिन्न इलाकों में जाकर किसी भी प्रकार के कोई आंकड़े इकट्ठे करते हैं कि कहाँ पर मतलब साक्षरता का स्तर कितना है, उसके आप आंकड़े इकट्ठे करें डायरेक्ट जाके, या किसी भी प्रकार के आप आंकड़े इकट्ठे करें, वो सब प्राथमिक आंकड़े कहलाएंगे। और यदि इसी के नीचे मैं बता देता हूँ, यदि पहले से कोई डेटा किसी के इकट्ठे किए हुए हैं और उनको आप यूज करते हैं, पहले से किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ों को पुनः उपयोग करने पर वे द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे, या इनको आप गौण आंकड़े भी कह सकते हैं। इनको गौण आंकड़े भी कहा जाता है। ये भी आप बात याद रखिए, यहां पर मैंने लिखी नहीं, गौण आंकड़े। तो प्राथमिक आंकड़े जो फर्स्ट टाइम को इकट्ठा करता है, द्वितीयक आंकड़े जो पहले से इकट्ठे हुए आंकड़ों को यूज करें, वो हमारे लिए सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे। तो प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की कुछ विधियां हैं, इनके आप थोड़े थोड़े नाम याद रख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, स्वयं के स्तर पर आप खोजबीन करें, आंकड़े इकट्ठे करें, वो प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान की विधि हो गई। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यानी आप किसी से पूछ पाछ कर किसी भी प्रकार से डेटा इकट्ठा करें, यानी डायरेक्ट आप लोगों के संपर्क में आके उस स्थान पर जाके डेटा इकट्ठा न करें, तो वो अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान होगा। संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करके, अलग अलग इलाकों में रिपोर्टर्स हैं आपके या आपके द्वारा नियुक्त लोग हैं, वो आपको सूचना दें फोन पर, दूरभाष पर, किसी भी प्रकार से, तो वो संवाददाताओं से सूचना प्राप्त करके आप डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर, मान लीजिए आपने प्रश्न तैयार कर लिया, एक फॉर्मेट तैयार कर लिया कि भाई परिवार के सदस्यों की संख्या का हो गया, उसमें मेल फीमेल कितने हैं, उनकी आय कितनी है, इसके हिसाब से मान लीजिए आपने पहले से प्रश्नावली बना ली, एक सूचक बना लिए, और उसमें अकॉर्डिंग आप डेटा इकट्ठा करते हैं, तो वो सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवा कर डेटा हो गया। ये भी जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई एक ही तरीका लगेगा, आप एक प्रकार की डेटा इकट्ठा करने के लिए एक से ज़्यादा विधियों का एक साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रगणकों के माध्यम से सूचना भरवा कर अलग अलग इलाकों में, जैसे जनगणना के आंकड़े सरकार इसी तरीके से इकट्ठा करवाती है, प्रगणक नियुक्त करते हैं और वो प्रगणक विभिन्न इलाकों में जाकर डेटा इकट्ठा करते हैं। तो इस प्रकार से प्राथमिक डेटा को इकट्ठा किया जा सकता है। पहले से इकट्ठा किए हुए डेटा को हम यूज करें तो वो सेकेंडरी डेटा हो जाएंगे, द्वितीयक आंकड़े, जैसे कि मैंने आपको बताया। द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण की दो विधियां हैं। प्रकाशित सामग्री से आप द्वितीयक आंकड़े ले सकते हैं, कि जैसे सरकार ने, संगठन ने या किसी व्यक्तिगत अनुसंधानकर्ता ने आंकड़े इकट्ठे किए और उनको प्रकाशित करवाया, तो उनका आप उपयोग कर सकते हैं। अप्रकाशित सामग्री, कई मान लीजिए सरकार भी हो सकती है, कोई संगठन भी हो सकता है, व्यक्तिगत कोई अनुसंधानकर्ता भी हो सकता है, जिसने आंकड़े इकट्ठे तो कर लिए लेकिन प्रकाशित नहीं करवाए, तो वो आंकड़े भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये द्वितीयक आंकड़ों के संग्रहण की दो विधियां हो गई, एक प्रकाशित सामग्री से और अप्रकाशित से। इन बातों को आप मेरे बताए बिना भी पढ़ेंगे तो आपको इन नोट्स में समझ में आ जाएगी। यथा प्राप्त आंकड़े, रॉ डाटा, यानी एकदम कच्चे आंकड़े आप इनको मान सकते हैं कि आप इकट्ठे कर लिए लेकिन उनको व्यवस्थित नहीं किया, कोई क्रम में व्यवस्थित नहीं किया। जैसे कि 10 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक आपने इकट्ठे तो कर लिए, लेकिन यहाँ पर किसके अंक ज़्यादा हैं, किसके कम हैं, आपने आरोही या अवरोही क्रम में उनको व्यवस्थित नहीं किया,
10 से 20 के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, 20 से 30 के बीच कितने विद्यार्थी हैं, यानी इस प्रकार से आपने इनको प्रस्तुत नहीं किया किसी निश्चित क्रम में जचाकर। तो वो यथाप्राप्त आंकड़े जैसे आपने इकट्ठे किए वैसे के वैसे हैं, उनको किसी भी प्रकार से व्यवस्थित नहीं किया गया है। आरोही और अवरोही क्रम आप जानते हैं, बढ़ते हुए क्रम में छोटे से बड़े की ओर जाएंगे तो आरोही क्रम होता है, असेंडिंग ऑर्डर, और बड़े से छोटे यानी घटते हुए क्रम में आप आंकड़ों को लिखेंगे तो वो अवरोही क्रम होता है। परिसर या परास, रेंज, देखिए सबसे पहले जो भी आपके पास डेटा है, जैसे ये डेटा है हमारे पास, आंकड़े हैं, इसको हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस प्रकार से, और फिर सबसे बड़े मान में से सबसे छोटा मान घटा देंगे तो वो रेंज आ जाएगी आपकी। परिसर या परास बोलते हैं उसको। आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद परिसर क्या होगी, अधिकतम मान में से न्यूनतम मान घटा देंगे। जैसे इसको आप व्यवस्थित करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा डेटा आप 25 से शुरू करेंगे, 25, 27, फिर उसके बाद 29 लिखेंगे, और ऐसे जाते जाते लास्ट में आप 91 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा 91 है और सबसे छोटा 25 है, तो 91 में से 25 घटाएंगे तो वो आपका परिसर आ जाएगा। बारंबारता, कोई डेटा, कोई आंकड़ा कितनी बार आया है उसको हम बारंबारता कहेंगे। जैसे यहाँ पर है, जैसे 4 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया है तो ये बारंबारता है। 4 की बारंबारता कितनी है, 4। ऐसे ही 5 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 भी 4 बार आया है। तो कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया है उसको हम बारंबारता कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। कौन सा आंकड़ा कितनी बार आया है, बिल्कुल मैंने जटिल भाषा लिखने की कोशिश नहीं की है, जिस भाषा में आपको समझ में आ जाए वही। अब बारंबारता बंटन सारणी, अब ऐसा कोई प्रश्न आता नहीं कि बारंबारता बंटन सारणी बनाइए, क्योंकि आपके तो एबीसीडी का प्रश्न है, लेकिन आपको इनकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जो कि कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में काम आ सकती है। एग्जाम्पल है कि एक उत्पाद को 5 में से विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा रेटिंग दी गई है। जैसे आप हमारी एप्लीकेशन को रेटिंग देते हैं, किसी ने 1 स्टार दिया, किसी ने 4 दिया, किसी ने 3 दिया, किसी ने 2 दिया, किसी ने 5, तो इनकी बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो स्टार क्या क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 में से देने। तो 1 कितनी बार आया है, इन आंकड़ों में 6 बार आया है, तो 6 को आप कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 ऐसे, और 5वां ऐसे तिरछा इनको काटते हुए आएगा। इस प्रकार से आपको नहीं काटना है, ये तरीका गलत है। आपको लेफ्ट में ऊपर से राइट में नीचे तक जाना है। ये 5वां हो गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 तो ये हो गए, और ये 6 कितनी बार आया है, ये 6 बार। इसी प्रकार से 2 इसमें 4 बार आया तो मैंने 4 बार निशान लगा दिया, इसको मिलान चिन्ह बोलते हैं। आगे लिख दिया संख्या 4। 3 2 बार आया है, ये 4 बार आया है, और 5 भी 4 बार आया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। तो ये ऐसे बारंबारता बंटन सारणी बनती है। इसको बोलते हैं अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। वर्गीकृत कौन सी होती है, जिसमें हम इस प्रकार से लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, इस प्रकार से वर्ग अंतराल लिखते हुए, जैसे मैंने आगे उदाहरण दिया है वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का। 50 में से विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त किए हैं, 0 से 10 प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी हैं। मिलान चिन्ह भी यदि लगाना चाहें तो मिलान चिन्ह इसमें भी बन जाते हैं। 10 से 20 के बीच में अंक प्राप्त किए हैं 11 विद्यार्थियों ने, 20 से 30 के बीच में 13 विद्यार्थियों ने, ऐसे। अब यहाँ पर ये जो है ना वर्ग अंतराल, इसको लिखने के भी 2 तरीके हैं। पहले कुछ और बात समझिए, 0 से 10 इसके बीच का अंतर 10 है, इसको हम कहते हैं वर्ग अंतराल। जैसे 0 से 10, 10 से 20, कितने कितने का अंतर है इसमें, 10 10 का, इसको हम वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग माप कहते हैं, या वर्ग चौड़ाई कहते हैं। वर्ग अंतराल, वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई। यहाँ पर वर्ग चौड़ाई कितनी है, 10 है, 10 10 का अंतर है। ऐसे ही यदि आंकड़े इस प्रकार से हों, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो इसका वर्ग अंतराल या वर्ग माप या वर्ग चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 5 5 का अंतर है। अब देखिए 0 से 10 होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 10 में जैसे 0 है इसको हम कहेंगे निम्न सीमा, और ये जो 10 है आगे लिखा जाता है इसको कहेंगे ऊपरी सीमा। इसी प्रकार से जैसे 10 से 20 है, इसमें पहले वाली निम्न सीमा होगी, बाद वाली ऊपरी सीमा होगी। सब में ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, सब में इस प्रकार से होती है। यदि आपको निम्न सीमा और ऊपरी सीमा से मध्य मान निकालना हो तो मैंने आगे लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पहले, जैसे आपके आंकड़ा है 10 से 20, इसका आपको कह दे कि मध्य मान निकालिए, तो आप क्या करेंगे, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़कर 2 का भाग दे देंगे। जैसे 10 से 20 का मध्य मान क्या होगा, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। 10 और 20 को जोड़ दिया, 10 और 20 के बीच में कितना आता है, 15। 10 और 20 को जोड़ दिया, 30 हो गया, 30 में 2 का भाग दे दिया, 15। तो ये मध्य मान होता है, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। अब देखिए वर्ग अंतराल भी 2 प्रकार के हैं। एक तो है सतत वर्ग अंतराल, ये उसको अपवर्जी श्रेणी भी बोलते हैं। सतत वर्ग अंतराल का मतलब है कि क्रम टूटता नहीं है। 100 से 110 है तो अगला भी 110 से शुरू होगा, 110 से 120, अगला 120 से शुरू होगा, 120 से 130, इस प्रकार से।
तो इसमें क्या होता है, मैंने लिख रखा है, इसमें पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा समान होती है। देखिए पहले वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है 110, अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 110, ये समान होगी। इस वर्ग की ऊपरी सीमा कितनी है 120, अगले वर्ग की निम्न सीमा कितनी है 120, ये समान होगी। यानी पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा और आगे वाले वर्ग की निम्न सीमा समान होती है, उनको हम कहते हैं सतत वर्ग अंतराल या अपवर्जी श्रेणी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इसमें क्या होता है, ऊपरी वर्ग सीमा के बराबर मूल्य का पद अगले वर्ग में शामिल होता है। एकदम आसान भाषा में समझिए, जैसे मैं एक दूसरी लिख देता हूँ, 31 से 35, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, इस प्रकार की है कोई। मान लीजिए आपके पास आ गया 40, 40 को आप किस में शामिल करेंगे, जैसे 40 तो यहाँ भी है, 40 तो यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, ये अगले में जाएगा। ये जो बाद वाली वैल्यू है ये इसमें शामिल नहीं मानी जाएगी। 40 इसमें कभी भी नहीं गिना जाएगा, 40 अगले वाले में गिना जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहाँ भी 35 है, यहाँ भी 35 है, तो यदि 35 संख्या लेनी है तो आप इसके आगे नहीं लेंगे, 35 का आंकड़ा अगले वाले में गिना जाएगा। फिर से देखिए, जैसे यहाँ पर ये देखिए 100 और ये है 110, यहाँ से 110 और 120, मान लीजिए संख्या आ गई 110, तो वो कौन से में मानी जाएगी, पहले वाले में नहीं मानी जाएगी, अगले वाले में मानी जाएगी। ये जो ऊपरी सीमा है इसके बराबर का यदि कोई मान आता है तो सतत वर्ग अंतराल में वो अगले वर्ग अंतराल में मानी जाएगी, पहले वाले में नहीं मानी जाएगी। इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। असतत वर्ग अंतराल जिसमें कुछ अंतर होता है निम्न सीमा और ऊपरी सीमा में, पहले और अगले वर्ग में, जैसे यहाँ पर 101 से 110 है, अगला 111 से शुरू हो रहा है, 111 से 120 है, अगला फिर 121 से शुरू हो रहा है, 121 से 130 है, इस प्रकार से। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 31 से 35, फिर अगली 35 से शुरू नहीं है, 36 से है, 36 से 40, फिर अगली 41 से शुरू है, 41 से 45, फिर 46 से शुरू है, 46 से 50। यानी इसमें क्रम टूटा हुआ है, 35 के बाद में 35 से शुरू नहीं है, 36 से शुरू है, तो इसको असतत वर्ग अंतराल या समावेशी श्रेणी कहते हैं। इसमें क्या है, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा, जैसे इसकी पहले वर्ग की ऊपरी सीमा 35 है और अगले वर्ग की निम्न सीमा में कुछ अंतर होता है। जैसे इस वर्ग की ऊपरी सीमा है 35, अगले वर्ग की निम्न सीमा है 36, इसमें अंतर है ना, एक का अंतर है, एक बढ़ा कर लिखा गया है, तो इसको हम असतत वर्ग अंतराल या समावेशी श्रेणी कहते हैं। अब असतत वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदलने का तरीका क्या है। वैसे तो देखिए इसका जनरल फॉर्मूला है, लेकिन हम सामान्य बात याद रखेंगे क्योंकि हमारे पास उदाहरण ऐसे ही होते हैं जिसमें एक का अंतर है। जैसे 1 से मैं यहाँ लिखूँ 1 से 10 है तो अगला 11 से 20 शुरू होता है, फिर अगला 21 से 30 होता है, इस प्रकार से। तो इसमें हम क्या करेंगे, निम्न सीमा में तो 0.5 घटा देंगे और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। जैसे ये हमारा उदाहरण था ना, 31 से 35 ये था, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45, 46 से 50, ये है, ये असतत है। इसको सतत में बदलने के लिए क्या करेंगे, निम्न सीमा में 0.5 कम कर दो, ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ा दो। देखिए 31 में से 0.5 कम करोगे 30.5 और 35 में 0.5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 35.5। निम्न सीमा में 0.5 माइनस कर दो, ऊपरी सीमा में 0.5 प्लस कर दो, तो वो सतत बदल। अब देखिए ये 30.5 से 35.5 हो गया। अब इसमें से देखो 0.5 कम करोगे 36 में तो 35.5 हो जाएगा, तो ये 35.5 से इसमें एक बढ़ा देंगे 40 में तो ये हो जाएगा 40.5। फिर 41 में 0.5 कम करेंगे निम्न सीमा में तो ये हो जाएगा 40.5। 45 में 0.5 बढ़ाएंगे तो ये जाएगा 45.5। अब ये देखिए 30.5 से 35.5, अगला इसी से शुरू हो रहा है, 35.5 से 40.5, फिर अगला 40.5 से शुरू हो रहा है, 40.5 से 45.5। तो अब ये सतत वर्ग अंतराल बन गया। असतत वर्ग अंतराल को सतत में बदलने के लिए क्या करना होता है, निम्न सीमा में 0.5 कम कर दो, ऊपरी सीमा में 0.5 बढ़ा दो। जैसे इसको यदि आप सतत में बदलेंगे तो क्या होगा, 101 में से 0.5 कम कर दो तो क्या जाएगा 100.5 और 110 में बढ़ा दो 0.5 तो 110.5, 111 में 0.5 कम कर दो तो क्या आ जाएगा 110.5 और अगले में बढ़ा दो 120 में तो 120.5। देखिए 110.5 तो अगला 110.5 से शुरू हो रहा है। तो इस प्रकार से आपको सतत और असतत का ध्यान रखना है। बिल्कुल ईजी सा प्रोसेस है। मध्यमान मैंने आपको बता ही दिया, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो मध्यमान आ जाएगा। खुली सीमा वाला वर्ग क्या होता है, जैसे उसकी किसी में निम्न सीमा या ऊपरी सीमा नहीं दी गई हो, जैसे 10 से कम दे दिया आपको, 10 से कम में जैसे इसका अंतराल तो 5-5 का है, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, लेकिन 10 से कम बना दिया अलग से, तो ये खुली सीमा है, यानी इसकी निम्न सीमा नहीं दी गई, बस इतना दे दिया, ऊपरी सीमा दे दी कि भाई 10 से कम होगा।
ऐसे ही जैसे 25 से 30 तक आगे दे दिया, 30 से अधिक वाले इसमें शामिल करने हैं, तो 30 से 35 का नहीं दिया, 35, 40, 45, 50 जो भी आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो ये खुली सीमा वाला है, यानी 30 से इसकी अगली सीमा दी नहीं गई है। तो इस प्रकार के वर्ग अंतराल को हम खुली सीमा वाला वर्ग अंतराल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद में देखिए आंकड़ों का ग्राफ या निरूपण, यानी ग्राफ में आंकड़ों को किस प्रकार से निरूपित करें। यही चीज़ यदि मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा तो इससे 4 गुना ज़्यादा समय लगेगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का ग्राफीय निरूपण। 3 प्रकार के ग्राफ हम देखेंगे, हालांकि उसके अंदर अलग अलग प्रकार के भाग हैं, जैसे दंड आलेख में भी हम 3 देखेंगे। पहला है दंड आलेख। देखिए दंड बार है, इस प्रकार के आपको डिब्बे बने, कैसे बनेंगे देखिए। इसमें समान चौड़ाई और समान दूरी पर स्थित दंडों यानी बार से आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, यानी उनके बीच की दूरी समान होती है। यहाँ आप देखेंगे इनके बीच की दूरी समान है और इनकी चौड़ाई समान है, ये जो चौड़ाई है ना इनकी, ये समान होगी। इस प्रकार के प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं कि दंड आलेख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि दंड आलेख की चौड़ाई समान होती है, दंड आलेखों के बीच की दूरी समान होती है। इस प्रकार की बातें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए एक दंड आलेख, सिंगल बार डायग्राम, यानी एक एक दंड ऐसे इस प्रकार से खड़े हैं, उसको हम सिंगल बार डायग्राम कहेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर गेहूं का उत्पादन लिया है टन में, 10 लाख टन, 20 लाख टन, 30 लाख टन, 40 लाख टन। यहाँ हमने वाई अक्ष पर ले लिया, ये वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है। तो यहाँ पर 2019 में कितना उत्पादन हुआ, 20 लाख टन, हाँ तो हमने 20 लाख टन के लिए बना दिया। फिर यहाँ पर जैसे ग्राफ में आपके डिब्बे नहीं होते क्या इस प्रकार से, ग्राफ में तो ऐसे डिब्बे बने होते हैं, उसके हिसाब से। तो 2019 में 20 लाख टन तक हो गया, 2020 में 40 लाख टन तक हो गया, 2021 में 30 लाख टन उत्पादन हुआ। तो उसके हिसाब से हमने अलग अलग ये बार बना दिए, 3 बार बना दिए। तो इसको हम कहेंगे एक दंड आलेख। अब दंड आलेख बनाना नहीं आता प्रश्नों में, ये तो है नहीं कि आप ग्राफ बनाइए। आपको इस प्रकार का दंड आलेख दिया हुआ होगा और ये प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि 2021 में 2020 की तुलना में उत्पादन कितना कम हुआ। तो आप यहाँ देखेंगे 2020 में कितना था, 40 लाख था, 2030 में कितना है, 30 लाख, तो उत्पादन कितना कम हुआ, 10 लाख टन कम उत्पादन हुआ। तो इससे आपको ग्राफ थोड़ा सा पढ़ना आना चाहिए और दंड आलेख क्या होता है उसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। बहुगुणी दंड आलेख, इसमें एक से ज़्यादा बार बनते हैं, मल्टीपल बार डायग्राम, 2 भी बन सकते हैं, 3 भी बन सकते हैं। जैसे निर्यात और आयात के आंकड़ों को हमें दर्शाना है, बिलियन डॉलर में निर्यात और आयात के आंकड़े हैं, 10 बिलियन डॉलर, 20, 30, 40, 50 ऐसे। तो 2019 में ये देखिए यहाँ पर निशान बना दिया मैंने, ये जो खड़ी लाइन वाला डिब्बा होगा ये निर्यात का होगा और ये तिरछे लाइन वाला डिब्बा है ये आयात का होगा। तो देखिए 2019 में निर्यात हुआ 30 बिलियन डॉलर और आयात किया गया 40 बिलियन डॉलर। 2020 में निर्यात तो हुआ 50 बिलियन डॉलर और इसका आयात हमने किया 60 बिलियन डॉलर। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये बहुगुणी दंड आलेख होगा, मल्टीपल बार डायग्राम, यानी हमें 2 चीज़ें या 3 चीज़ें एक साथ दर्शानी है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आपको ये जो दोनों बार हैं ये सटकर बनेंगे, फिर उसके बीच में जगह बचेगी, फिर अगले दोनों सटकर बनेंगे, फिर उसके बीच में जगह, बीच की दूरी इनकी समान रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगला डिब्बा आपने बहुत सारी जगह छोड़ कर बना दिया, बराबर दूरी पर आप बनाएं। तो इसको आप बहुगुणी दंड आलेख कहेंगे। इसी प्रकार से अंतर विभक्त दंड आलेख, सब डिवाइडेड बार डायग्राम, यानी उसका डिवीजन कर दिया आपने, एक ही दंड बनाया है लेकिन उसका ही डिवीजन कर दिया है। जैसे गेहूं, बाजरा और मक्का का यहाँ पर मैंने उदाहरण लिया है, ये निशान गेहूं का है, ये बाजरा का है और ये निशान मक्का का है। मैंने पूरी जानकारी इसके अंदर नहीं लिखी, सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि गेहूं का उत्पादन ये लाख टन में, यहाँ पर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी क्योंकि ये बनाना नहीं आता आपको सिर्फ समझना है इसको कि गेहूं का उत्पादन कितना हुआ है। तो यहाँ पर मान लीजिए साल लिख देता हूँ मैं, 2020, 2021 और अगले 2022 आ जाएगा। तो 2020 में गेहूं का उत्पादन तो आप यहाँ तक देखेंगे, ये गेहूं का निशान यहाँ तक है, तो कितना हो गया, 30 लाख टन हो गया। फिर उसके बाद में आप देखेंगे बाजरा का उत्पादन, तो बाजरा का देखिए 30 से कहाँ तक है, 50 तक। तो 30 से 50 तक जाएंगे तो 20 हो गया, 30 और 20 50, तो बाजरा का उत्पादन कितने लाख टन हो गया, 20 लाख टन। इसी प्रकार से फिर आप देखेंगे मक्का का उत्पादन कितना है, तो 50 से देखिए यहाँ पर ये 65 तक गया हुआ है, तो 50 से 65 तक जाएंगे तो मक्का का कितना हो जाएगा, 15 लाख टन। यानी एक ही दंड के अंदर बहुत सारे भाग बना दिए हमने, 3 बना दिए, 4 बना दिए, 5 बना दिए। तो इसको हम अंतर विभक्त दंड आलेख कहें, यानी एक ही दंड को हमने उसके अंदर से बांट रखा है, विभाजित कर रखा है, विभक्त कर रखा है। तो ये अंतर विभक्त दंड आलेख है। अब देखिए इस प्रकार के चित्र, मेरे पास वो कोई डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं अलग अलग कलर का इस्तेमाल कर सकूं, और वाइट बोर्ड पे थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने सोचा कि मैं नोट्स भी बना दूंगा आपके लिए और इसमें थोड़ा सा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे आप। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बिल्कुल ईजी है।
तो ये आपके दंड आलेख 3 प्रकार के हो गए, एक दंड आलेख, बहुगुणी दंड आलेख और अंतर्विभक्त दंड आलेख। इसमें सारी ये आपको जो PDF मिल जाएगी, तो आप दोबारा वीडियो देखने के बाद में इसको पढ़ेंगे तो आपको एकदम ईजी लगेगा। आयत चित्र, हिस्टोग्राम किसे कहते हैं। इसमें देखिए दंड आलेख जैसा ही आपको दिखेगा, लेकिन इनके बीच में दूरी नहीं होती। इसमें यह देखेंगे इसके बाद में जस्ट ये शुरू हो गया, फिर ये अगला शुरू हो गया, फिर ये अगला शुरू हो गया। तो हिस्टोग्राम में ये जो बार हम खींचते हैं ये एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, यानी इनके बीच में स्पेस नहीं होता, इनके बीच में कोई दूरी नहीं होती। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि इनकी चौड़ाई समान हो। जैसे इसमें तो आपको सबकी चौड़ाई समान दिख रही है, बराबर बराबर दूरी पर, लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने एक दूसरा उदाहरण दिया है, तो मैं इनको समझा देता हूँ आपको। उदाहरणों से समझाया है मैंने। एक तो आयत चित्र में सतत अपवर्जी वर्ग अंतरालों को दर्शाने के लिए आयत चित्र बनाए जाते हैं। यानी आयत चित्र, ये जो अलग अलग स्टेटमेंट आते हैं ऐसे, इनमें से कौन सा गलत है, तो आयत चित्र का तो आया वो भी एक बार। तो सतत अपवर्जी, सतत में मैंने बताया आपको लगातार होता है, 0 से 10 होगा तो अगला 10 से 20 होगा, ऐसा नहीं कि 11 से 20 है फिर 21 से 30 है, उसके लिए नहीं बनता कभी भी आयत चित्र। आयत चित्र के लिए वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, सतत होना चाहिए, या श्रेणी को हम क्या कहेंगे, अपवर्जी श्रेणी होनी चाहिए। जैसा कि अभी मैंने अपवर्जी और समावेशी का, सतत और असतत का ऊपर उदाहरण बताया था। तो वर्ग अंतराल आयत चित्र बनाने के लिए सतत होना चाहिए। आयत चित्रों की चौड़ाई समान होनी जरूरी नहीं है, उनकी चौड़ाई अलग अलग हो सकती है। और आयत चित्र एक दूसरे से सटाकर बनाए जाते हैं, यानी उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, बीच में उनके कोई दूरी नहीं होती, बिल्कुल पास पास बनेंगे, एक के बाद में जस्ट आगे दूसरा शुरू हो जाएगा। जैसे 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त किए 7 बच्चों ने, 10 से 20 के बीच में 3, 20 से 30 के बीच में 2, 5, 9, इसका हमें ग्राफ बनाना है। तो देखिए 0 से 10, 10, 20, 30, यहाँ पर हमने ले लिए, नीचे 40, 50, इस प्रकार से ग्राफ में होता है ना, एक डिब्बे पर एक लाइन पर, ऊपर हमने अंक ले लिए 2, 4, 6, 8, 10, इस प्रकार से। तो 0 से 10 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, तो हम यहाँ इसको ग्राफ को 7 तक ले गए और ये डिब्बा बंद कर दिया। 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 3, तो हमने यहाँ पर ये बंद कर दिया, 3 बना दिए। 20 से 30 के बीच के 2 हैं, तो यहाँ पर हमने ये बना दिया। फिर उसके बाद में 30 से 40 के बीच में 5 है, तो हम इसको 5 तक ले गए और ये इस प्रकार से आयत बना दिया। आयत ही तो है, ये आयताकार डिजाइन है। और 40 से 50 के बीच के 7 हैं, तो हम इसको 7 तक ले गए और ये डिब्बा बना दिया। तो ये आयत चित्र है। बनाना इसको बिल्कुल आसान है, लेकिन बनाना कोई पूछेगा नहीं। हमें तो आयत चित्र क्या है, उसका यदि चित्र दिया गया है तो हमें आंकड़े पहचानने आना चाहिए। यदि आपको कह दे इस प्रकार का चित्र दे दे और बताए कि 30 से 40 के बीच में अंक प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं, या सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किस अंतराल में हैं, तो वो तो एक सामान्य सी बात होती है, एक बेसिक समझ वाला विद्यार्थी भी इसको कर सकता है। ये देखिए इसमें वर्ग अंतराल ऐसे दे दिया, 20 से कम, फिर 20 से 30 दे दिया, 30 से 40 दे दिया, 40 से 50 दे दिया। अब देखिए 10-10 का अंतर है यहाँ पर, लेकिन पहला वाला 20 से कम दिया गया है, तो आपने 10 बनाया, फिर 20 बनाया, 30, 40, 50 के निशान लगाए। तो 0 से 20 का देखिए ये चौड़ा बनेगा, तो इस आयत की चौड़ाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। इस आयत की चौड़ाई क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ हमने एक उदाहरण मैंने आपको दिया है कि इनकी चौड़ाई समान हो, ये जरूरी नहीं है, चौड़ाई कम ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये आपको आयत चित्र में विशेष ध्यान रखना है। दंड आलेख में चौड़ाई हमेशा समान रहेगी, आयत चित्र में चौड़ाई कम ज़्यादा भी हो सकती है। ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। तो 20 से कम के 7 विद्यार्थी थे, तो हम 7 तक ले गए इसको। 20 से 30 वाले फिर 5 हैं, तो हम 5 तक ले गए। तो ये आगे सामान्य बात है और एक दूसरे से सट कर बनेंगे ये। तो ये आयत चित्र हो गया। बारंबारता बहुभुज बिल्कुल आसान है। जो आयत चित्र बनता है, जैसे ये कोई आयत चित्र है, तो आयत चित्र के मध्य बिंदु को लेकर उनको सीधी लाइनों से मिला दो। जैसे हमने पहले आयत चित्र बना दिया, यहाँ पर इसका मध्य बिंदु ले लिया, यहाँ इसका मध्य बिंदु ले लिया, ये ले लिया, सबके मध्य बिंदु ले लिए, बीच के बिंदु आयत चित्र में जो आयत बने हैं उनके, और फिर इनको एकदम सीधी लाइन से ऐसे मिला दिया। एकदम स्केल से आप ऐसे इसको मिला देंगे तो वो आपका बारंबारता बहुभुज बन जाएगा। ये आपके 9वीं 10वीं कक्षाओं में सब कुछ दे रखा है। तो मैंने NCERT की किताबों का सहारा लिया है, और बाकी भी और भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत सारी किताबें आती हैं, उनमें सब में से बेसिक बातें निकाल के मैंने आपके लिए लिखा है। तो आपको स्कूल की किताबें भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आयत चित्र के मध्य बिंदुओं को रेखाखंडों द्वारा मिलाकर बनाए तो क्या बनेगा आपका बारंबारता बहुभुज। आयत चित्र के मध्य बिंदुओं को सीधी रेखाओं से मिलाना है, रेखाखंडों से। उसके बाद में है वृत्त लेखा चित्र, पाई चार्ट। इस प्रकार से वृत्त बना हुआ होगा, कोई भी त्रिज्या का, त्रिज्या इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 3 सेंटीमीटर ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसमें आपने इस प्रकार से चीज़ों को विभाजित कर दिया और इससे हमें मान निकालने हों।
कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जाता है और उसके कुल 360 डिग्री के कोणों का विभाजन कर आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है। देखिए विभाजन तो 360 डिग्री में से होगा। देखिए आप ये देखिए आप इस प्रकार से माने ये कोण कितने डिग्री का है 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये 90 डिग्री के कोण है। तो एक पूरा चक्कर जब इस प्रकार से वृत्त में बनाते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। पूरा कोण कितना बनेगा 360 डिग्री का। यहाँ भी आप उदाहरण में भी देखेंगे तो 90, 70, 40, 50, 100 मैंने इसी प्रकार से लिए हैं कि इनका योग कितना होना चाहिए 360 ही होगा। इसके आधार पर हम यदि सवालों को हल करें इसका प्रश्न आने की संभावना रहती है, इसको हम ध्यान से देखेंगे। यदि कोण दिए गए हैं तो इन सब का जोड़ कितना होगा 360 होगा, इन सब का जोड़। और यदि परसेंटेज में दिया गया है तो परसेंटेज 100 में से निकलेगा, ऐसा भी दिया जा सकता है। नीचे उदाहरण भी है वैसे, जैसे यहाँ पर ये दे दिया 25% आपको, ये दे दिया 12%, ये दे दिया 13%, इस प्रकार से विभाजित कर दे दिया। मान लीजिए ये दे दिया 24% और ये दे दिया 26%, इनका जोड़ 100 होगा। तो हमें 100 में से आंकड़े निकालने होंगे प्रतिशत में से। कोण यदि दिए गए हो तो 360 डिग्री में से होंगे, प्रतिशत में यदि दिया गया है आंकड़े तो वो 100% में से होंगे। एक परिवार की मासिक आय 18,000 है तो दिए गए पाई चार्ट के अनुसार शिक्षा पर उन्होंने कितना व्यय किया, ऐसा प्रश्न आ सकता है। या शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। बहुत आसान है ये। मासिक आय है उनकी 18,000 टोटल। हमें कैसे लिखना है वो नहीं लिखना कि माना, ये आपको कोई उत्तर तो लिखना नहीं 5 नंबर का, आपको ऑब्जेक्टिव में उत्तर ढूंढना है, वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, यहाँ पर देखिए आपको कोण दिए गए हैं 60 डिग्री 120 डिग्री, तो शिक्षा का कोण आप देखिए कितना है 60 डिग्री का। तो शिक्षा पर किया गया व्यय यदि मैं आपको निकाल कर यहाँ पर दिखाऊंगा, शिक्षा पर किया गया व्यय बराबर, तो शिक्षा का कोण देखिए कितना है 60 डिग्री, वो ऊपर लिख लीजिए, बटे कुल कोण कितना है 360 डिग्री का। टोटल कोण कितना बनेगा एक पूरे चक्कर में 360 का, और गुणा को टोटल आय कितनी है परिवार की, प्रश्न में दे रखी है हमें 18,000 रुपये। तो ये परिवार की आय हो गई। जिसका हमें आंकड़ा निकालना है वो कोण ऊपर, नीचे कुल कोण और गुणा टोटल आय 18,000। काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। 6 की टेबल में 6 कम 6, 6 6 36, यहाँ से आप काटेंगे 6 कम 6 और ये 6 तिया 18, आगे 3 0 आगे, 6 का भाग देंगे 18,000 में 3,000 आएगा। तो ये 1 गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या आ गया 3,000। ये सामान्य गुणा भाग तो आप भी कर लेंगे, 3,000 रुपये, यानी 18,000 में से शिक्षा पर कितना व्यय होगा 3,000 रुपये। इसी प्रकार से इसका दूसरा क्या दिया गया है कि शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक है। इसके 2 तरीके हैं। एक बड़ा तरीका क्या, जैसे इसमें तो हमने शिक्षा का निकाल लिया, अब हम मकान किराए का निकाल लें और फिर मकान किराए वाले में से शिक्षा वाला घटा देंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन 2 प्रश्न तो आपके आएंगे नहीं, अकेला ये आएगा। मान लीजिए कि शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से कितना अधिक है, तो हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लो आप। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, आपको किसका अंतर निकालना है, शिक्षा माइनस मकान किराया, इसका अंतर बताना है। तो आप क्या करेंगे, शिक्षा का कोण कितना है 60 डिग्री का, मकान किराए का कोण यहाँ देखिए आप कितना है 40 डिग्री का, तो 60 में से 40 घटाएंगे तो इनका अंतर कितना हो गया 20 डिग्री, बटे टोटल में से कितना है 360 और गुणा टोटल कितना है मकान उसका परिवार की आय 18,000। 60 में से 40 घटाओगे आ गया 20 बट्टे 360 गुणा 18,000। 1 0 से 1 0 कट गया। 2 की टेबल में काटेंगे 2 एकम 2 और 2 का भाग 36 में देंगे तो 18। ये देखिए 18 एकम 18, ये 18 एकम 18 कितना आ गया 1000, यानी कितने का अंतर होगा 1000। यानी शिक्षा पर किया गया व्यय मकान किराए पर किए गए व्यय से 1000 रुपये अधिक है। जिनका भी अंतर पूछे उनके कोणों के अंतर को तो आप ऊपर लिख दें, ये शॉर्ट तरीका है, और नीचे टोटल कोण लिख दें और गुणा उनकी जो कुल आय है, आय का भी हो सकता है, कोई भी और प्रश्न हो सकता है, टोटल मान आप आगे लिखते हैं। एक और उदाहरण मैंने प्रतिशत का लिया है। एक परिवार की मासिक आय 20,000 रुपये है तो दिए गए पाई चार्ट के अनुसार शिक्षा पर कितना व्यय किया गया है, मकान किराए पर भोजन से कितना अधिक खर्च किया जाता है, ये हमें बताना है। यहाँ पर आप देखेंगे कोण नहीं है, प्रतिशत है, तो 25, 12, 27, 20, 16 इनका जोड़ 100 होगा। प्रतिशत में 100, तो जहाँ पर हम 360 लिखते हैं वहाँ पर अब हमें कितना लिखना पड़ेगा 100, क्योंकि कोण 360 में से बनेंगे, प्रतिशत 100 में से बनेंगे। तो सबसे पहले हमें शिक्षा पर किया गया व्यय पूछा है, तो शिक्षा पर किया गया व्यय यदि हम निकालेंगे तो शिक्षा का आप देखिए प्रतिशत में कितना है, शिक्षा प्रतिशत है 12%, बटे कुल प्रतिशत कितना है 100%, गुणा परिवार की पूरी आय कितनी है 20,000 रुपये प्रति मंथ। 2 0 से यहाँ हम 2 0 काट देंगे, 12 को 200 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 2400 रुपये आ गया। इसी प्रकार से इसका दूसरा भाग है
मकान किराए पर भोजन से कितना अधिक खर्च किया जाता है। तो हम मकान किराया माइनस भोजन, तो मकान किराए का ये देखिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ, मकान माइनस भोजन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। मकान किराए का बताइए मुझे कितना है, मकान किराया है 27% माइनस भोजन, भोजन का है 25%। तो 27 में से हम 25 घटा देंगे, बट्टे प्रतिशत कितना है 100 टोटल, और गुणा परिवार की मासिक आय है 20,000 रुपये। 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 27 में से 25 घटाया 2 और गुणा आगे आ गया 200। नीचे तो एक ही बचा है, एक का भाग देने पर कोई फर्क पड़ता नहीं, तो 2 गुणा 200, 200 को आप 2 से गुणा करेंगे कितना आ गया 400। यानी भोजन की तुलना में मकान किराए पर कितना अधिक व्यय किया जाता है, 400 रुपये अधिक व्यय किया जाता है। तो इस प्रकार से निकालें। यदि ये कोण में होता तो हम नीचे 360 लिखते, प्रतिशत में है तो नीचे हम 100 लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार के, अब आप सोचेंगे कि सर ये तो सवाल कम है, हम कैसे समझेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए इसके क्वेश्चन दूंगा और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का मैं कोशिश करूंगा आंसर भी आपको निकाल के दे दूं। तो पहले आप प्रैक्टिस करें, आपको नहीं आता है तो आप उत्तर देख लेना। इसके बाद में केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, इसका अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें माध्य माध्यिक बहुलक। अब देखिए ये सारी चीज़ें यदि मैं बोर्ड पे बनाता तो न तो इस प्रकार के मेरे से चित्र बनते, न मैं इतने बेहतर तरीके से उसको बता। देखिए अब मैं एक ये बनाता, फिर उसको मिटाता, फिर लिखता, न साफ दिखाई देता। यहाँ पर एकदम क्लियर लिख रहा है। और यदि मैं बोर्ड पर बनाता तो मैं इसका नोट्स भी नहीं बनाता। ये नोट्स भी मैंने इसीलिए बना दिए क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इस पर ठीक तरीके से समझा पाऊंगा। यदि मैं बोर्ड पर बनाता तो मैं रफली नोट्स बनाता और फिर वो आपके कोई काम के नहीं रहते। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। अब सांख्यिकी कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है, बिल्कुल आसान सा है। इसी प्रकार के 1 या 2 वीडियो के अंदर आपके माध्य, माध्यिका और बहुलक वो तीनों भी कंप्लीट हो जाएंगे और सांख्यिकी में कुछ भी नहीं है। यदि आप विशेष तौर से इस पर ध्यान दे लेंगे तो इसमें से 2, 3, 4 जो भी प्रश्न आएंगे वो आप बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। धन्यवाद।